नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की, मध्य प्रदेश में खड़गे के वार से बीजेपी में मची हलचल की, बात करेंगे मणिपुर के जमीनी हालात पर सुप्रीम कोर्ट के खुलासे की, कन्हैया कुमार को लेकर बौखलाई बीजेपी की, साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कमर तोड़ महंगाई की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया की तेज, पार्टी के 25 दिग्गज नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी, हर नेता को 8 सीटों का बनाया प्रभारी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बिना किसी वजह के हमारे लोगों को एजेंसियां बना रही हैं निशाना। चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाना साउथ एक्टर प्रकाश राज को पड़ा भारी, एक्टर के खिलाफ पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। शेयर बाजार में मामूली इजाफा, सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 65,220 पर हुआ बंद, निफ्टी 2 अंकों की बढ़त के साथ 19,396 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक और बीजेपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, लेकिन कांग्रेस सांसद भी लगातार बीजेपी को पटखनी दे रहे हैं। अब उन्होंने आरएसएस से जुड़े एक और मानहानि के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। वहीं राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं और उन्हें लेकर लोगों में काफी उत्साह है, जहां राहुल गांधी ने लोगों से भारत माता जय के नारे भी लगवाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। बीती रात को राहुल लेह मार्केट पहुंचे तो वहां उन्होंने आर्मी के रिटायर्ड अफसरों के साथ मुलाकात की। राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। लेह के लोगों के बीच राहुल गांधी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। राहुल ने मार्केट में खरीदारी भी की। वीडियो में वो भीड़ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मार्केट से सामान खरीदा। कुछ देर बाद वो सब्जी की दुकान में पहुंचे और वहां से सब्जियां भी ली। राहुल के लिए मार्केट पहुंचते ही युवाओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ से एक बच्चा उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए सुरक्षा घेरा पार कर पहुंच गया। उन्होंने बच्चे को ऑटोग्राफ दिया और साथ में फोटो भी खिंचवाई। सोमवार को राहुल पैंगोंग तुसो लेक से बाइक राइड कर 264 किलोमीटर दूर खारदुंगला पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इससे पहले 19 अगस्त को राहुल ने लद्दाख से पैंगोंग तुसो लेक तक बाइक राइडिंग की थी। वहीं रविवार 20 अगस्त को उन्होंने पैंगोंग तुसो लेक के किनारे अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। राहुल 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी लद्दाख से लगातार बीजेपी और आरएसएस को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने 20 अगस्त को लद्दाख में चीनी घुसपैठ का दावा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। यहां के लोगों ने मुझे बताया कि लद्दाख में घुसकर चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे और चीन पर उठाए मुद्दे से बीजेपी नेता भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनौती तो खड़गे ने भी आज एमपी में बीजेपी को दी है। खड़गे ने सागर में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि राज्य में बीजेपी की चोरी की सरकार है, ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, ये फूट डालते हैं। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी सरकार है क्योंकि इन्होंने हमारे विधायकों को चुरा लिया था। और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को ही अपने निशाने पर लिया। खड़गे ने कहा कि मोदी जी को चुनाव में संत रविदास याद आए, ये वोट के लिए कुछ भी करते हैं। पीएम के लिए अब ये कहा जा सकता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। बीजेपी का सागर में संत रविदास मंदिर बनाने का मकसद केवल आज एक वर्ग का वोट खींचने के लिए है। मोदी जी हमेशा जो करते हैं वो यहाँ भी करके गए हैं। मैं वादा करता हूँ कि मेरी पार्टी की यहाँ सरकार बनी तो पहले ये काम होगा कि यहाँ संत रविदास महाराज के नाम से विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही खड़गे ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में 6 बड़ी घोषणाएं भी की। किसान कर्ज से मुक्त होंगे, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, पैसा आएगा तो और बढ़ाएंगे, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, इससे पता चलेगा कौन कौन पिछड़े और गरीब हैं, भूमिहीन हैं, फिर इनका विकास करेंगे।
अपने भाषण में खड़गे ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि कमलनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए नाम के अंत में नाथ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड की ये जमीन क्रांतिकारों और दानवीरों की धरती है। यहाँ विशाल सभा को देखकर खुशी है। मैं सागर के सभी नेताओं, जनता और माँ बहनों को बधाई देता हूँ। बुंदेलखंड का इलाका आन बान शान के लिए मशहूर है। खड़गे के वार से बीजेपी बेहाल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहाल हुए मणिपुर के जमीनी हालात पर कई बड़े खुलासे किए हैं। 3 महीने बाद भी मणिपुर में हालात जस के तस बने हुए हैं। इस बीच जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने मणिपुर में हालात सुधारने के कुछ सुझाव दिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में पिछले 112 दिनों से बवाल मचा है। हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने मणिपुर में हालात सुधारने के कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी। इस कमेटी का काम मणिपुर में पुनर्वास के उपायों को तलाशना है। इस कमेटी ने सुझावों के साथ साथ 3 बड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया है। कमेटी ने हिंसा की वजह से जल गई बस्तियों को बड़ी समस्या बताया है, लेकिन फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि इन इलाकों की पहचान कैसे करें और फिर कैसे इनको हटाया जाए। इसका उपाय सुझाते हुए कहा गया है कि क्षतिग्रस्त और झुलसे हुए गाँवों की तत्काल सैटेलाइट इमेजरी से पहचान की जा सकती है। कमेटी में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की जीपीएस मैपिंग और तस्वीरें आपराधिक जांच के उद्देश्यों के साथ साथ नष्ट हुए गांवों और संपत्तियों की प्रकृति और स्थान दोनों के लिए ली जानी चाहिए, क्योंकि नुकसान के प्रभावी भरपाई के सिलसिले में ठीक मूल्यांकन के लिए ये जरूरी है। अगली समस्या इम्फाल के शव गृहों में रखे गए शवों से जुड़ी है। समिति ने पाया कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। तीसरी समस्या राहत शिविरों में रह रहे युवाओं की है। वहां रह रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र क्लास नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सुझाए गए उपायों के शिविरों में रह रहे विस्थापित छात्रों को अन्य राज्यों के संस्थानों में भी इसी तरह समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से समुचित सहायता मिलनी जरूरी है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि पुनर्वास के उपायों से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास उन्हीं मूल स्थानों पर किया जाए जहाँ से वो विस्थापित हुए थे। मणिपुर को लेकर इन सुझावों पर मोदी सरकार का एक्शन जरूरी है। वहीं कन्हैया कुमार के एक्शन से बीजेपी परेशान है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में बिहार से मीरा कुमार, तारिक अनवर और कन्हैया कुमार को शामिल किया है, जिसको लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो कैसे कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में तेज हुई जुबानी जंग, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कन्हैया कुमार को जगह मिलने पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की सियासत से ऊपर नहीं उठ सकती। कन्हैया कुमार पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। ऐसे लोगों को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। बीजेपी नेता के बयान पर प्रदेश कांग्रेस असित नाथ तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बिहार में पिछले 30 सालों से जंगल राज कहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बिहार और अमित शाह के खिलाफ ही अभियान चला रही है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह हैं, बिहार के नेता कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर पर आगे आ रहे हैं, तो बीजेपी उनके खिलाफ अफवाह और बेतुकी बयानबाजी कर रही है। अमित शाह के अधीन ही दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस ने ही कोर्ट में कहा था कि कन्हैया की रैली में इस तरह का कोई नारा नहीं लगा था। अब बीजेपी नेता ही अमित शाह के विभाग को झुठला रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो कन्हैया कुमार की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार अपनी लोकप्रियता को वोट में कैश नहीं करवा पाए। उन्हें 2,69,976 वोट मिले थे। वहीं गिरिराज सिंह को 6,92,193 वोट मिले थे। उस दौरान कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कन्हैया ने सीपीआई का दामन छोड़ सितंबर 2021 में कांग्रेस का हाथ थामा था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया का कद काफी बड़ा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी के बाद अब नई वर्किंग कमेटी में भी जगह मिली है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस कन्हैया के जरिए बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करेगी। बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। वहीं ममता ने भी बीजेपी को 2024 में पटकनी देने के लिए लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। सभी मुख्य दल अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी पार्टियों ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी पर बरसने वाली सीएम ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए खास फार्मूला तैयार किया है। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ममता बनर्जी ने बीते दिनों मुस्लिम इमामों और हिंदू पुरोहितों के मासिक भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की।
सीएम के इस ऐलान के बाद अब राज्य में इमामों को 3000 और पंडितों को 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता ने एक सम्मेलन के दौरान इस बात की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इमामों और मुअज्जिनों को भत्ता देता था, हमारी क्षमता सीमित है, मैं उनका मासिक भत्ता 500 रुपए बढ़ाने का अनुरोध करूंगी। हम पुरोहितों का मासिक भत्ता भी 500 रुपए बढ़ा रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब इमामों को 3000 रुपए और मुअज्जिनों को 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा और पुरोहितों को हर महीने भत्ते के रूप में 1500 रुपए मिलेंगे। लेकिन सीएम के इस घोषणा के बाद बीजेपी तिलमिला गई है। दरअसल बीजेपी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए सस्ता चुनावी हथकंडा करार दिया है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम की ये घोषणा काफी अहम है, क्योंकि राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता पर आरोप लगाती रही है कि ममता राज में मुस्लिमों को ज्यादा लाभ दिया जाता है। ऐसे में ममता का ये कदम बीजेपी के मंसूबों और आरोपों पर पानी फेरता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता इस घोषणा को सस्ता चुनावी हथकंडा बोल रहे हैं। ममता के इस दांव से मोदी सरकार पस्त है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी की परेशानी ब्रिक्स सम्मेलन में विदेश में भी दिख रही है। पीएम इस समय ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हुए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम यहां चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और सीमा पर चल रहे टकराव पर क्या रुख रहेगा। तो आखिर क्यों पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात पर है देश की नजर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। दरअसल दोनों एक ही सम्मेलन में आमने सामने होंगे। ऐसे में उनके बीच क्या बातचीत होगी। दरअसल 3 साल से भी अधिक का वक्त गुजर चुका है जब भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर टकराव के हालात हैं। दोनों ही देशों की सेनाएं कई जगह पर आमने सामने हैं। ऐसे में भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा से भी इसे लेकर सवाल किया गया कि क्या पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा भी चर्चा होगी, लेकिन विदेश सचिव ने कोई भी सीधे जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना कहा है कि अभी द्विपक्षीय बैठकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इस बातचीत का खुलासा 8 महीने बाद हुआ था। कहा गया था कि दोनों ही नेताओं ने LAC पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई थी। इसे लेकर भारत में पीएम मोदी से विपक्ष ने सवाल भी पूछे थे और चीन को लेकर भारत की नीति साफ करने को कहा था। ऐसे में इस बार भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली संभावित मुलाकात पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और संभावना है कि इस मुलाकात को 8 महीने तक गुप्त रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उन्नीस % उपस्थिति संसद में दर्ज कराने वाले बीजेपी के सांसद सन्नी देओल अब नेता नहीं, बस अभिनेता ही रहना चाहते हैं। लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एक में तो कमाई ही कमाई होती है, दूसरे में कमाई को बचाने का काम होता है, कभी कभी बैंक से तो कभी ईडी से। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव बना रहेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 22 अगस्त 2023 को जुलाई महीने के लिए मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी साल में विपक्ष महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रहा है। वहीं मोदी सरकार महंगाई कम करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 22 अगस्त 2023 को जुलाई महीने के मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू खपत, निवेश में तेजी के चलते आर्थिक विकास की गति बनी रहेगी, लेकिन वैश्विक और क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ घरेलू स्तर पर सप्लाई में दिक्कतों के चलते महंगाई का दबाव बना रहेगा। रिपोर्ट
रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि घरेलू कारणों के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका है, जो देश के माइक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मोर्चे पर FAO फूड प्राइस के लेटेस्ट इंडेक्स के मुताबिक जुलाई महीने में खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें अप्रैल 2022 के बाद से गिरावट देखी जा रही थी। सनफ्लावर, पाम, सोया और रेपसीड ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल, चावल, गेहूं जैसे अनाज की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक व्यवधान का असर साफ तौर पर भारत में महंगाई दर के आंकड़ों पर देखा जा रहा है। यानी इस रिपोर्ट पे महंगाई कम करने के उपाय की जगह विदेशी अस्थिरता को वजह बताया जा रहा है। मोदी सरकार लगातार जनता पर बोझ बढ़ा रही है और अपनी नाकामी छिपा रही है। सब्जियों के बढ़ते दामों और दालों की बड़ी कीमतों ने आम आदमी की थाली को पहले ही छोटा कर रखा है। अब आने वाले दिनों में मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की जेब पर और बोझ बढ़ने वाला है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।